नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज एक ऐसे वास्तव मुद्दे को हम आपके सामने लेकर आए हैं जो जानते तो सब है, लेकिन खुलकर इस पर राष्ट्रीय बहस नहीं होती है। जी हाँ, जो आप मेरे पीछे फोटो देख रहे हैं, या भारत की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में जिस शब्द को बार बार हर राजनेता जरूर लेता है और चुनाव के समय तो लेता ही लेता है, वो शब्द है गरीब। लेकिन ये गरीब शब्द अब बस केवल राजनीतिक वोट पाने, हमदर्दी जताने और अपने पार्टी और खुद के राजनीतिक हित को साधने के लिए लिया जाता है। क्या भारतीय राजनीति से गरीब गायब हो गया है? यह आज का मुद्दा है और भारतीय चुनाव सुधारों के लिए हम लगातार हर हफ्ते जब तक चुनाव चलेंगे एक मुद्दा आपके सामने लेकर आए। आज का मुद्दा है, क्या इस देश में अब गरीब व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है? आज के इस मुद्दे पर नजर डालते, उसके बाद चर्चा करेंगे। राजनीति यानी राज की नीति, जनता की भलाई के लिए सत्ता द्वारा बनाई जाने वाली नीति। आधुनिक लोकतंत्र में इन नीतियों को बनाने वाले होते हैं हमारे राजनेता। जनता द्वारा चयन किए जाने के बाद ये लोग सत्ता में पहुंचते हैं, फिर ये राजनीति यानी जन कल्याणकारी नीतियां बनाकर और जनता के हितों की रक्षा कर राजनेता बनते हैं। शुरुआती दौर में समाज सेवा रही राजनीति कालांतर में एक खतरनाक पेशे का रूप अख्तियार करती जा रही। राजनीति निहित तमाम स्वार्थों के चलते लोग साम दाम दंड भेद के बूते राजनीति में आना चाहते हैं। जनसेवा की भावना अब खत्म सी हो चली है। सियासत में बढ़ती तिजारत की प्रवृत्ति से यहां पैसे का खेल एक लाइलाज बीमारी बनता जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल इंटीग्रिटी द्वारा जारी रिपोर्ट में यह बताया गया कि राजनीति में धनबल को रोकने में हम फिसड्डी साबित हुए हैं। राजनीति में बाहुबल और धनबल हमेशा से हावी रहा। दागी नेता और बाहुबली राजनीति को हमेशा से सुरक्षित और आसान रास्ता समझकर अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। धन के बल पर वोटों की राजनीति चलाते हैं। कानूनी रूप से अपने अपराधों को छिपाने के लिए और राजनीतिक छवि बनाने के लिए दागी नेता पैसों के बल पर चुनाव जीत जाते हैं। पार्टियां भी चंदे की रकम पाने और चुनाव जीतने के लिए बाहुबलियों का सहारा लेती हैं। कई नेता हत्या, बलात्कार और वसूली जैसे अपराधों के लिए जेल भी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए बाहुबलियों का हाथ थामे हुई हैं। देश के चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को आदेश जारी करके दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। वहीं जनता को भी दागी नेताओं को वोट देने से बचना चाहिए। पिछले 67 सालों में हमारे लोकतंत्र में कई बड़े बदलाव आए। एक तरफ दलितों, पिछड़ों की भागीदारी मजबूत हुई तो दूसरी तरफ यह धारणा भी बनी कि भारतीय लोकतंत्र धनबल का दास बन गया है। 1-2 दशक पहले तक बाहुबल का बोलबाला था, लेकिन चुनाव आयोग की सक्रियता से इस पर काबू पा लिया गया। बूथ पर कब्जे और डरा धमकाकर वोट डलवाने की बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब चुनाव पर धनबल का काला साया है। आज आर्थिक संसाधन से हीन किसी व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ने की कल्पना करना भी कठिन है। छोटी पार्टियों के लिए, नैतिकता में विश्वास रखने वाली पार्टियों के लिए चुनाव गैर बराबरी का मैदान बन गया है। उम्मीदवार चुनाव में 30 लाख रुपए खर्च कर रहा है। ये तो वो रकम है जो नेता कार्यकर्ता स्वीकार कर रहे हैं। वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। आज लोकसभा चुनाव में खर्च की कानूनी अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए कर दी गई, पर जमे जमाए नेता इससे ज्यादा ही रकम खर्च करते हैं। अब जिन प्रत्याशियों और पार्टियों के पास इतना पैसा नहीं है, वो तो दौड़ में पहले ही पीछे हो जाते हैं। सवाल है कि आखिर चुनाव लड़ना इतना महंगा क्यों हो गया? क्यों भाड़े के कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ रही है? क्यों वोटरों में पैसा बांटना पड़ता है? जवाब सीधा है। अब मुख्य धारा की राजनीति बदलाव के लिए, अपने विचारों के लिए संघर्ष हथियार नहीं रह गई, ये धंधा बन गई है। यानी इस हाथ ले और उस हाथ दे।
जब नेताजी चुनाव सिर्फ अपने निजी हित के लिए जीतना चाहते हैं, तो कार्यकर्ता और जनता भी क्यों ना उनसे अधिक से अधिक उगाहने की सोचे। कुल मिलाकर राजनीति अब पूरी तरह पैसे का खेल बन चुकी है। बाहुबल हमारी राजनीति में सामंतवाद के वर्चस्व का प्रतीक था, तो अब धनबल राजनीति के पूंजीवाद में संक्रमण को बता रहा है। सांठगांठ पूंजीवाद ने बड़े राजनीतिक दलों को अकूत धन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। यह धन पूरी राजनीति को विकृत कर रहा है। अब व्यापक चुनाव सुधारों के बिना धनबल पर लगाम मुश्किल है। तो ये मुद्दा है और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तानी इस पर बात करें, और इसलिए आज हमने किसी भी गेस्ट को नहीं बुलाया है। मित्रों, मैं बात गरीबी की कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कम्युनिस्टों के द्वारा, लेफ्टिस्टों की तरह अमीरों के खिलाफ हूं, ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि समाज सारे प्रकार के लोगों से चलता है और भगवान ने जिनको लक्ष्मी दी है वो लोग भाग्यवान तो है ही, और उनका समाज में उपयोग भी है, बल्कि उनको पोशिंदा भी कहा जाता है, जो कई लोगों को रोजगार भी देते हैं। लेकिन क्या राजनीति में गरीबी का अनुपात शून्य की तरफ जब जा रहा है, तो गरीब के पक्ष में बात करना मतलब अमीरी के विरुद्ध है? ऐसा नहीं है, यह व्यवस्था के विरुद्ध है, जो व्यवस्था गरीब को इस पूरी व्यवस्था से गेट आउट कर रही है। और इसलिए आज के बिंदास में हम आपके साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा कितनी गंभीर है समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि भारत के राजनीति में जो सांसद है, उन लोगों की संपत्ति के टॉप 10 आंकड़े जब हमने निकाले, तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम वीडियोकॉन, उनके डायरेक्टर राजकुमार जी धूत इसमें 10वें नंबर पर आते हैं। तो अब सोचिए कि उसके पहले टॉप 9 जो होंगे, उनके कितने करोड़ रुपए की संपत्ति होगी। विधायक से लेके पार्षदों का आंकड़ा जब 100 करोड़ के पार जाता है, तब लगता है कि क्या भारत का गरीब आदमी किसी प्रकार का चुनाव भी लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। और इसलिए उसको अगर मुख्य धारा में लाना है तो बात करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा और बिंदास बोलना पड़ेगा। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। आप भी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, स्काइप का कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। ये गरीबों के धनबल के लिए कई राजनीतिक पार्टी ने करोड़ों रुपए में मुस्लिम वोट के लिए मुस्लिम मौलवी अंसार रजा, कलवे जमात, इमाम बुखारी व ईसाई वोट के लिए गोवा के आर्क बिशप को ये तो धर्म की आधारित राजनीति है। हम शुद्ध गरीबी की बात करें, गरीबी की बात करें तो हम ये देखते हैं कि लोकसभा में अगर 70 लाख रुपए चुनाव खर्च करने की अनुमति है और 5 साल बाद दोबारा वो करने की अनुमति है, तो 1 साल में उस व्यक्ति को कितने लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। अगर हम महीने की बात करें तो अगर 1-1 लाख रुपए महीना उस व्यक्ति को एक से ज़्यादा आएगा, इतना लाख रुपए अगर उस व्यक्ति का मुनाफा नहीं बचत होगी चुनाव लड़ने के लिए, तब जाके वो चुनाव लड़ पाएगा। तो क्या 1 लाख रुपए बचत जिसकी हो सकती है, ऐसे व्यक्ति का खर्चा, उसके बाकी चीज़ें, इसको अगर हम देखें तो इस व्यक्ति में सैलरी पाने वाला व्यक्ति किस लेवल पर जाता है? कलेक्टर भी नहीं है, बड़े बड़े लोग नहीं हैं, और किसी कंपनी में काम करने वाला तो दूर, कोई सीईओ भी बड़े आसानी से इतने पैसे बचा पाता है, क्योंकि इतने पैसे बचा पाने वाले व्यक्ति को 30% टैक्स भी देना पड़ता है। तो 30% टैक्स, उसकी रहन सहन, उसका खर्चा, सब कुछ जाने के बाद अगर वो इतने रुपए निकाल सकता है, तो चुनाव आयोग कहता है कि इतना खर्चा वो कर सकता है। तो मुझे बताइए, साधारण झोपड़पट्टी में रहना तो छोड़ दीजिए, कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है? असंभव। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम पुष्पा वर्मा है, जयपुर से बोल रही हूँ। बोलिए। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल जो राजनेता उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा अपने अपने प्रचार कर रहे हैं और उनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, और जो गरीब जनता है जिसको उसकी जरूरत है, ये सारा पैसा जो चुनाव में इतना सारा पैसा लग रहा है, वो तो किसी गरीब के पास नहीं जा रहा, वो सिर्फ उनकी वोट इकट्ठा करने के लिए यूज हो रहा है। तो इतना पैसा यूज हो रहा है, वो किसी गरीब जनता को हम दे दें, जैसे मोदी जी कहते हैं कि वही पैसा हम गरीब को बांट दें,
तो ये देश और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आज उसकी अर्थव्यवस्था इतनी कम है, इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है, भविष्य में और ज्यादा तरक्की करेगा। लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजें, आपस में लड़ना, इससे समाज में एक कुरीति भी तो आ रही है। लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे। जब राजनेता आपस में लड़ते हैं तो आगे क्या प्रचार प्रसार होगा, क्या गरीब को देंगे? और बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको लोकसभा में जब पिछला चुनाव हुआ तो जो 10 धनी उम्मीदवार थे उनकी संपत्ति के बारे में बता दें। लोकसभा चुनाव 2014 में धनी उम्मीदवारों की बाढ़ है। 15वीं लोकसभा में 48 सांसदों की 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है। 15वीं लोकसभा में करोड़पतियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कांग्रेस के नंदन नीलेकणी 7,710 करोड़ के साथ सबसे धनी सांसद हैं लोकसभा में। श्यामाली दास लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी धनी उम्मीदवार थी, जिनकी संपत्ति 2000 करोड़ से ज्यादा है। तीसरे नंबर पर थे जेडीयू के जहानाबाद से उम्मीदवार अनिल कुमार शर्मा, जिनकी संपत्ति 849 करोड़ से ज्यादा है। टीडीपी के जयदेव गाला की संपत्ति 683 करोड़ है, जो गुंटूर से उम्मीदवार थे। अयोध्या रामिरेड्डी अल्ला नारासरा ओपेट से वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिनकी संपत्ति 654 करोड़ से ज्यादा थी। टीआरएस के कोंडा विश्वरा रेड्डी चेवेल्ला से उम्मीदवार थे, जिनकी संपत्ति 528 करोड़ से ज्यादा है। टीडीपी के नामा नागेश्वरा राव खम्मनम से उम्मीदवार थे, जिनकी संपत्ति 338 करोड़ से ज्यादा है। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिनकी संपत्ति 308 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मोनी कुमार सुब्बा तेजापुर से लोकसभा उम्मीदवार थे, जिनकी संपत्ति 306 करोड़ से ज्यादा है। बिजनौर से बसपा के मलूक नागर की संपत्ति 289 करोड़ से ज्यादा है। ये लोकसभा के उम्मीदवार थे, ना कि सारे सांसद। इसमें से कई लोग सांसद तो बने, लेकिन उम्मीदवार थे। गलती से नीलेकणी को सांसद कहा गया। ये तो लोकसभा की बात हुई। हम आपको कुछ ऐसे भी आंकड़े दिखाएंगे जो विधायक होने के बावजूद हजारों करोड़ की संपत्ति रखते हैं। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये विभिन्न प्रकार की बीजेपी, ये सभी पार्टियां ये वर्तमान में जो चुनाव लड़ रही हैं यूपी में, इसमें क्या है कि कुछ एमपी, कुछ एमएलए, विधायक ऐसे हैं जो अंगूठे छाप हैं बिल्कुल, और वो देश का क्या भला कर सकते हैं। ऐसे नेता जो अंगूठे छाप हैं। और चलिए, शिक्षा तो केवल इसका आधार नहीं हो सकता। हालांकि शिक्षा एक क्राइटेरिया होना चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ तो शिक्षा की इतनी व्यवस्था नहीं थी और इसलिए ये क्राइटेरिया नहीं रखा गया था। लेकिन केवल शिक्षा ही आधार नहीं हो सकता, होना चाहिए, लेकिन केवल शिक्षा नहीं हो सकता। इसलिए बाकी आधार भी देखना ज़रूरी है। हम गरीबी पर बात करें, एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको अब कुछ कॉलर से बात कराएंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि इस बार जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, अब तक जो फॉर्म भर चुके हैं उन लोगों की क्या स्थिति है। पहले कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जेपी पांडे वाराणसी से। बोलिए। मैं बताना चाहता हूँ, व्यवस्था में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। पहली बात कि एक तो लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ कराया जाना चाहिए। दूसरी, भारत में सिर्फ 2 पार्टियां होनी चाहिए लोकसभा के, और इसी तरह से 2 पार्टियां विधानसभा के लिए होनी चाहिए, जिससे इलेक्शन में का परिवर्तन हो सकता है और इस तरह से इलेक्शन के लिए जो धनबल का प्रयोग होता है उसे रोका जा सकता है।
बिल्कुल, धन्यवाद। हम जरा कारणों में नजर डालते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे। देखिए, गरीब आदमी चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता। विधानसभा में अधिकतम चुनावी खर्च 30 लाख रुपए है, वहीं लोकसभा में 70 लाख। लेकिन उम्मीदवार इससे कहीं ज्यादा चुनावी खर्च करते हैं। ऐसे में 30 लाख और 70 लाख भी एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। चुनाव में ब्लैक मनी का बोलबाला। कुछ उम्मीदवार तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे देते हैं, कुछ देते ही नहीं। वहीं कुछ उम्मीदवार कैश में पैसे का भुगतान कर चुनाव आयोग की नजरों से बच निकलते हैं। ऐसे में जनता को आसानी से पैसे के दम पर अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। राजनीति में अब पैसे के लिए लोग आते। राजनीति में अब लोग सेवा करने नहीं आते। अब लोगों का मकसद चुनाव में पैसे खर्च करके चुनाव जीतना और पैसे कमाना बाकी रह गया है। चुनाव जीतने के बाद सभी नेताओं की संपत्तियों में अचानक से बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में सभी चुनाव में आकर धन कमाते हैं। देश में आदर्शवादी नेताओं की कमी। कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लाल बहादुर शास्त्री जैसे उदाहरण थे हमारी राजनीति में, जो बड़े पदों पर भी रहे मगर पदों से हटने के बाद भी उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, केवल आम आदमी की तरह रहे। यहाँ तक कि कुछ आदर्शवादी नेताओं के पास अपने घर नहीं थे तो वो घर तक नहीं खरीद पाए। जनता का चुनाव और उम्मीदवारों से मोह भंग होता। जनता को पता है कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं जो चुनाव जीतने के बाद आकर सेवा करे। ऐसे में काफी लोग चुनाव में नोटा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में लोकतंत्र की नींव कमजोर हो रही है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ भाई साहब, जय जिनेंद्र। बोलिए। जय हिंद। बोलिए भाई साहब, हम ये कह रहे थे कि ये आपका है ना, अब पैसे वालों से चुनाव लड़ने का तरीका यही है कि आप रिकॉल रिजेक्ट करवाएं, एक उसमें एक विकल्प रखवाएं। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि हमें ये कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। इसमें क्या है, गरीब आदमियों को भी मौका मिलेगा और ईमानदार लोगों को भी मौका मिलेगा। धन्यवाद। चुनाव सुधारों में कई प्रकार के सुधारों की आवश्यकता, उसमें नोटा एक विकल्प है, परिपूर्ण विकल्प नहीं है, एक विकल्प है। लेकिन क्या केवल ऐसे ही कितने साल तक, कितने चुनाव तक हम बात करेंगे? क्यों ना हम इस विषय पर एक राष्ट्रीय चिंतन, एक राष्ट्रीय बहस कर किसी नतीजे पर पहुंचे। हम आपको उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में चल रहे चुनाव में अब तक की स्थिति पर नजर डालते हैं। यूपी 2017 चुनाव में धनबल अपना खेल खूब खेल रहा है। कांग्रेस के नजीर अहमद दक्षिण आगरा से यूपी के सबसे धनी उम्मीदवार हैं, जिनकी संपत्ति 211 करोड़ से ज्यादा है। नजीर अहमद न सिर्फ सबसे बड़े धनी हैं, बल्कि सबसे भ्रष्ट उम्मीदवार भी हैं, जो कोई नई बात नहीं है। मथुरा से बीजेपी के सतीश कुमार शर्मा दूसरे सबसे धनी उम्मीदवार हैं, यूपी में जिनकी संपत्ति 114 करोड़ है। रानी पक्षुलेखा भाजपा की तीसरी सबसे धनी उम्मीदवार हैं, जिनकी संपत्ति 64 करोड़ है। यूपी में धनबल के मामले में बीएसपी सबसे आगे है। पहले चरण की 73 सीटों पर बसपा के 90% उम्मीदवार करोड़पति हैं, यानी 66 उम्मीदवार। वहीं बीजेपी के 84% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिनकी संख्या 61 है। सपा के उम्मीदवारों की बात करें तो इसमें 78% उम्मीदवार करोड़पति हैं। कांग्रेस के 75% और रालोद के 72% उम्मीदवार करोड़पति हैं। 836 उम्मीदवारों में से 650 उम्मीदवारों ने अपना पैन फाइल किया है, जबकि 186 ने पैन फाइल नहीं किया है। वहीं तीसरे फेज के 813 उम्मीदवारों में से 250 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिनमें 110 करोड़पति उम्मीदवारों पर जघन्य अपराध के मामले दर्ज हैं। पंजाब में धनी उम्मीदवार। कांग्रेस के राणा गुरजीत सिंह पंजाब चुनाव के सबसे धनी उम्मीदवार हैं, जिनकी संपत्ति 169 करोड़ है। दूसरे नंबर पर भी कांग्रेस के ही शिवलाल डोंडा हैं, जिनकी संपत्ति 141 करोड़ है। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के ही करण कौर हैं, जिनकी संपत्ति करीब 119 करोड़ है।
इससे पता चलता है कांग्रेस के सबसे ज्यादा उम्मीदवार धनी हैं, जो धन बल के जरिए चुनाव जीतने को तैयार हैं। गोवा चुनाव में धनी। गोवा में आम आदमी पार्टी के रंजीत कोटा कारवलहो सबसे धनी उम्मीदवार हैं, जिनकी संपत्ति 65 करोड़ है। भाजपा के माइकल विसेंट लोबो दूसरे धनी उम्मीदवार हैं गोवा में, जिनकी संपत्ति 54 करोड़ है। कांग्रेस के प्रताप सिंह राणे गोवा में तीसरे बड़े धनी उम्मीदवार हैं, जिनकी संपत्ति 50 करोड़ से ज्यादा है। उत्तराखंड में धनबल। भाजपा के सतपाल महाराज उत्तराखंड में सबसे धनी उम्मीदवार हैं, जिनकी संपत्ति 80 करोड़ से ज्यादा है और पुरी गढ़वाल से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के मोहन प्रसाद काला उत्तराखंड में दूसरे सबसे धनी उम्मीदवार हैं, जिनकी संपत्ति 75 करोड़ से ज्यादा है। भाजपा के शैलेंद्र मोहन तीसरे सबसे बड़े धनी उम्मीदवार हैं, जिनकी संपत्ति 35 करोड़ है, जो ऊधम सिंह नगर से चुनावी मैदान में है। मैं फिर कहूं कि अमीर लोग राजनीति में ना आए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अमीरी और जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंग है, होने ज़रूरी है। लेकिन अगर इस व्यवस्था से, जिस व्यवस्था में ये जाने वाले हैं वो राजनीति, राजनीति से सत्ता, सत्ता का प्राथमिकता का केंद्र होना चाहिए गरीबी, जिनको गांधीवादी कहते हैं, वो लोग भी ये भूल गए कि गांधी ने भी कहा था कि सत्ता निर्णय करते समय ये सोचे कि सबसे अंतिम व्यक्ति पर, सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन क्या चुनावी पद्धति पर सोचते हुए इसका विचार किया जाता है? तो जवाब नहीं मिलता है। छोटे से ब्रेक के लिए लगते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे बिंदास। कुछ कॉलर के पास जल्दी जल्दी चलते हैं। बहुत कॉलर आज अपनी बात को कहना चाहते हैं, बोलिए। आज मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, ये थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए। किया था, चलिए बाद में कॉलर को कहूंगा कि जैसे आप कनेक्ट होते हैं तुरंत अपनी बात को रखें, थोड़ा स्पीड में रखें तो कॉलर की संख्या बढ़ेगी। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये राजनीति एक बिजनेस बन गया है, जो लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, वो उसका रिटर्न तो चाहेगा, सबसे गलत काम करेगा ही। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा सुझाव है, यदि ये संभव हो कि जो भी कैंडिडेट है जो उसके काबिल है, उसके पैसे सरकार खर्च करे। बिल्कुल। क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो अच्छा मेहनत करना चाहता है, टैलेंटेड है, आइडिया है उसके दिमाग में, वो जाके चुनाव लड़े, उसके आधार पे सरकार उसका खर्च करे पूरा। बिल्कुल। तो अच्छे आदमी भी आ जाएंगे राजनीति में। धन्यवाद। लेकिन चुनावी राजनीति तो महंगी है ही, लेकिन राजनीतिक दलों में काम करना भी क्या सस्ता है? अगर किसी उम्मीदवार को टिकट पाना है तो राजनीतिक दलों के रेट तय है, ज्यादातर दलों के। कुछ ऐसे भी दल है या कुछ ऐसी भी सीटें है जो प्रभावशाली व्यक्ति के लिए अपने आप जाती है, लेकिन ज्यादातर भारतीय राजनीतिक दलों पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप है और वो संख्या करोड़ों में है। और उसके बाद अगर हम चुनाव की वास्तविक स्थिति देखें तो जो सच्चा राजनेता है वो स्वीकार करता है कि आज 10-10, 5-5 करोड़ खर्च करे बगैर विधायक भी नहीं बना जा सकता। ऐसे में क्या गरीब व्यक्ति राजनीतिक दल का जब काम करता है तो वो उसको गुट बनाना पड़ता है, क्योंकि राजनीति में आज गुटबाजी आ गई है। उसको कई कार्यकर्ताओं को संभालना पड़ता है, क्योंकि कार्यकर्ता टाइम देगा तो उसका खाना पीना बाकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये इस प्रकार की एक ऐसा कुचक्र आ गया है कि चुनाव लड़ना तो दूर, राजनीतिक दल में काम करना भी गरीब के लिए अब असंभव सा दिख रहा है। कॉलर। जय हिंद। बोलिए।
ये गरीब लोग यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मीडिया के एंकर सादगी से चुनाव किस तरह लड़ा जाता है इस तरह जनता को जागरूक नहीं करते हैं। इसके कारण क्योंकि वो सभी मीडिया के एंकर कई राजनीतिक पार्टियों से सब बिके हुए हैं, क्योंकि इसलिए सब कई लोग राजनीतिक पार्टियों ने 10-10 चैनलों को खरीद रखा है, तो वो कहाँ से करोड़पति वो बन गए। इसके लिए सबसे बढ़िया मीडिया के एंकरों की संपत्ति की जांच करके उनको जेल भेजा जाए, ताकि सादगी से चुनाव लड़ने के प्रचार भी तो मीडिया को करना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये हमेशा कहता आया हूँ, इसका मैं पक्षधर हूँ कि पत्रकारिता और राजनीति दोनों चीज़ें एक साथ नहीं करनी चाहिए। आपकी निष्पक्षता पर सवाल रहेगा, आप कितना भी दावा करिए, ये नहीं हो सकता। एक दूसरा, उद्योग घराने को राजनीति से और मीडिया दोनों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जब आप जाएंगे तो आप एक प्रभावशाली पद पर जाते हैं, नीति निर्धारण करने वाले काम पर जाते हैं। आप अगर गलत नीति निर्धारित करें तो मीडिया आपके खिलाफ बोल नहीं सकता, क्योंकि आप मीडिया के मालिक हैं। और राजनीति में किसी पद पर अगर आप बैठते हैं तो नीति निर्धारण करते हुए आप अपने आप को फायदा पहुंचाने की स्थिति में रहते हैं। इसलिए दोनों जगह पर आपका नैतिक अधिकार खत्म होता है। और मीडिया में खास करके अगर गरीबों की आवाज़ किसी को बनना है तो क्या अमीर चैनल खोले, गरीब चैनल तो खोल नहीं सकता। लेकिन उद्योग घरानों को भी अगर वो व्यवस्था हम दे देंगे, तो उद्योग घरानों के अगर हम एंट्री बैन नहीं करेंगे तो दोनों के गरीब के लिए बोलने वाला और अमीर के गलती पर भी बोलने वाला चैनल मीडिया हाउस जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार तो कभी कम नहीं हो सकता है, चाहे विधायक की टिकट हो, चाहे लोकसभा की टिकट हो, चाहे कोई टिकट हो। टिकट में तो पैसा चलता है और हावी चलता है। जब से जो मोदी जी आए इन्होंने तो और भ्रष्टाचार की पूरी चरम सीमा लांघ दिए हैं। इन्होंने तो पूरा भ्रष्टाचार फैला दिए पूरे भारत में। अगले कॉलर के पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ परिणाम देख लेते हैं। केवल करोड़पति लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे। चुनाव में वोट पाने के लिए लोग पैसे को पानी की तरह बहाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जीतने के बाद चुनाव में बहाया गया पैसा आसानी से निकल सकेगा। ऐसे में चुनाव लड़ने के और जीतने के बारे में कोई गरीब और आम आदमी सोच भी नहीं सकता। जनता लालच में ठगी जाती रहेगी। उम्मीदवारों को पता है जनता को भी मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी चुनाव के वक्त जनता को कैश और दूसरी वस्तुएं देते हैं, जिससे जनता उन्हें वोट दे। जनता को भी लगता है जो मिल रहा है वो ले लो, मगर चुनाव जीतने के बाद वो जनप्रतिनिधि जनता को ही लूटता है बाद में। आदर्शवादी नेताओं के उदाहरण को जनता भूल जाएगी। अब नाम सुनने को मिलता है कि चुनाव जीतने के बाद उस उम्मीदवार ने कितनी कंपनियां खोली, कितना बड़ा घर बनाया, कितनी लंबी गाड़ी में घूमता है। लेकिन पहले ऐसे नेताओं की मिसाल दी जाती थी जिन्होंने अपने जीवन में कभी रिश्वत नहीं ली, अपने लिए कोई घर तक नहीं खरीद पाए। भारत के प्राकृतिक संसाधनों को नेता लूट कर खा जाएंगे। झारखंड में जैसे मधु कोड़ा ने तमाम खाने खरीद कर डाली थी, सारे प्राकृतिक संसाधनों को दोहने के लिए जिन कंपनियों को प्रोजेक्ट दिया गया उनसे मोटी रकम ली गई। ऐसे में एक आम नेता अचानक से अरबपति बन गया। ऐसे देश में कितने ही नेता हैं जो देश के प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहे हैं। जनता को उसका हक नहीं मिल पाएगा। जनता सरकार को टैक्स देती है, बदले में सरकार जनता को सुविधाएं मुहैया कराती है। सरकार देश के प्राकृतिक संसाधनों को दोहती है और उससे राजस्व प्राप्त करती है। जिस राजस्व को जनता के विकास में लगाना चाहिए वो चुनाव जीते हुए नेताओं और उनके संबंधियों के परिवार के खर्च में लगता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जय हिंद चौहान जी, मैं कमलेश कुमार रोहनी रिठाला दिल्ली से बोल रहा हूँ, आपका रेगुलर व्यूअर। मैं इसके बाद तीखी टिप्पणी करना चाहता हूँ, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। ये संविधान में ये जब बना था, जब मेरा देश आजाद हुआ था, कि जो समाज सेवा करना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, वो समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज के युग में जो 8वीं पास है, 7वीं पास है, वो राजनीति में आ जाते हैं और जो IAS IPS है उनको गाइड करते हैं, तो फिर उनके अंदर क्या सोच उत्पन्न होता होगा कि जो इतना मेरिट लेकर के आए हुए हैं और फिर उनको गाइड देता है। तो फिर मेरे ख्याल से तो लगता है कि संविधान में कुछ बदलाव होना चाहिए कि जो मेरिट के आधार पे टिकट पाए, किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, मेरिट के आधार पर टिकट होना चाहिए।
तो उसमें गरीबों का भी जो है कि योगदान हो सकता है, क्योंकि गरीब के बच्चे सर्वोदय विद्यालय से, गवर्नमेंट विद्यालय से भी 90%, 95%, 99% मतलब मेरिट लेकर के यदि वो निकलते हैं स्कूल से, तो वो अव्वल नंबर तो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहते, लेकिन यदि वो पॉलिटिक्स में जाना भी चाहते हैं तो उनके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है कि वो चुनाव लड़ सकें। तो आज तो जो है कि 8वीं पास के पास जो है कि चुनाव लड़ते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, और इसलिए स्थिति कैसी होती जा रही है हम समझ रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं मुरैना से रवि शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए। ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड बना करके और वोटर लिस्टों पे भी फोटो वगैरह लगा करके चुनाव में सुधार किया है, ऐसे ही जितने प्रत्याशी खड़े होते हैं उन सभी प्रत्याशियों की पूरी जानकारी उनके उस पर डाटा पर लेकर के और सारी जनता पर बांटने चाहिए, ताकि धनबल से लोग अब गुमराह न कर सके लोगों को। और जो सत्ता में बैठे हुए, जैसे कि मोदी जी ने अपने प्रचार में 300 करोड़ रुपए खर्च किए, राहुल जी ने अपने प्रचार में 500 करोड़ रुपए खर्च किए, तो गरीब लोग कैसे अपना प्रचार कर पाएंगे इन लोगों के सामने। इसलिए चुनाव आयोग को चाहिए कि सबके प्रधानमंत्री वगैरह बनना तो दूर की बात है, लेकिन या उसकी व्यवस्था भी अलग है। वहाँ पैसे का उतना परिणाम नहीं होगा जितना छोटे लेवल पर होता है, क्योंकि छोटे लेवल पर वोट खरीदने वाली स्थिति आ जाती है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चुनावी प्रक्रिया और भारत की राजनीतिक व्यवस्था की प्रक्रिया ऐसी हो गई है कि गरीब इतना खर्चा नहीं कर सकता, तो विधायक बनना दूर की बात है। अगर कोई ऐसे विरले उदाहरण भी है, क्योंकि ऐसे अपवादों को नहीं छोड़ सकते, उनके साथ अन्याय होगा ऐसा करना। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राज्यसभा से रिटायर्ड हुए तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। कुछ ऐसे भी अभी भी विधायक हैं जिनके पास आज भी भाड़े का घर है, सांसद भी कुछ ऐसे हैं। लेकिन मोटा अगर हम प्रमाण देखें, जिसको अनुपात कहे, तो अनुपात अमीरों का ज़्यादा है। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब रिटायर्ड हुए तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। तब ये सोचा गया कि अरे राष्ट्रपति तो ऐसे लोग भी बन सकते हैं, और इसलिए उनको एक सरकारी घर अलॉट किया गया। उसके बाद बनने वाले हर राष्ट्रपति को कुछ समय के लिए, वो जब तक जीवित है या उनकी पत्नी जीवित है, तब तक घर दिया जाने की प्रथा शुरू हुई। अब हम अगर बात करें, आप भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने थे तो राष्ट्रपति बनते समय जो चीजें लेकर आए थे उतने ही सूटकेस लेकर उससे बाहर गए। ऐसे भी नेता आज भी हैं, लेकिन मैं अनुपात की बात अगर करूं तो गरीब करीब करीब गेट आउट हो चुका है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ, आज से 60 साल पहले हमने प्रजातंत्र के गुण और दोष पढ़े थे, और असलियत ये है कि 30-40 साल जो बाद अब ये कह रहे प्रजातंत्र के गुण और दोष। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। दोषों का अनुपात ज्यादा हो गया, और दुर्भाग्य से जिस उम्मीद के साथ हमने इसके गुणों की चर्चा की थी उस पर अभी खरे उतरने में हम नाकामयाब हो रहे हैं। वैकल्पिक विषय पर अगर हम चर्चा करें कि क्या हमने हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर कोई और बदलाव करने की जरूरत है, तो बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे कि कैसी गलत बात आप बोल रहे हैं, आप लोकतंत्र विरोधी है। लेकिन मित्रों, लोकतंत्र हो, संविधान हो, या किसी भी प्रकार की ये सारी व्यवस्था हो, ये साधन है देश को चलाने के लिए, ये साध्य नहीं है। साध्य तो देश है, और इसलिए साधन को बदलने, उसमें बदलाव करने की हिम्मत सोचने, बोलने और करके दिखाने की होनी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सर, बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ सर। अगर कोई बाहर है तो यूपी का वोट कैसे दे सकता है सर, ये बताइए। ऑनलाइन मतदान होना चाहिए ना। अब देखिए जो चल रहा है इसी में इतना भ्रष्टाचार है, तो ऑनलाइन की पुख्ता व्यवस्था करने की दिशा में चुनाव आयोग कब पहुंचेगा पता नहीं। वोटिंग कंपलसरी किया जाए, हर व्यक्ति को अनिवार्य किया जाए, ये तो मैं इसका पक्षधर हूं, लेकिन हर व्यक्ति वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे तो तकनीक के आधार पर कैसे किया जाए, और उस तकनीक को विश्वासार्हता के साथ एक्सेप्ट किया जाए, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। अभी भी ईवीएम मशीनों के ऊपर जो भ्रम है या जो संदेह है वो भी पूरा नहीं छटा है। ऐसे में एक और नया प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब हम इसके बाकी व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर तय ना करें। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।